सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड। होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल मैं आप लोग का लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो मैं आज अपलोड करूँगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग का 2 या 3 लेक्चर का जो सिलेबस का है वो कवर कर चुका हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, प्रॉब्लम सॉइल कौन कौन से हैं, कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है, कल्चरेबल सॉइल कौन सा है, अनकल्चरेबल कौन सा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बताया हूँ। आज देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉइल को कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया है, उनका क्या प्रॉपर्टीज था, किस बेसिस पे उसको बोला गया कि ये प्रॉब्लम सॉइल है। ओके, तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट है, उनका बहुत एक फेमस कोट है जो कि एफएओ का डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम दिया गया है डा सिल्वा। उन्होंने बोला कि सॉइल के पास बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रोल्स हैं जिनको कि अननोटिस्ड किया जाता है, जिनको लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के पास तो खुद का वॉइस नहीं है, वो खुद से बोल नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि पीपल हैव टू स्पीक आउट फॉर देम, मतलब पर्सन को, जो हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, उनके उसके बारे में उन लोग को बताना होगा कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्या हो रहा है। ओके, और ये फूड प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो ये प्रोसीड करते हैं। देखिए, वैसा सॉइल जिनका कि ऐसा एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता हो जिसके वजह से वो क्रॉप का अगर हम लोग सोइंग करते हैं फील्ड में तो वो अनइकोनॉमिकल हो, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो। सॉइल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कि अगर सॉइल में किसी क्रॉप का सोइंग किया जाए तो वो अनइकोनॉमिकल, अनबेनिफिशियल हो। ओके, विदाउट रिक्लेमेशन, मतलब विदाउट, बिना रिक्लेमेशन का, बिना कोई अप्रोप्रिएट मेथड के अगर हम लोग सोइंग कर देते हैं, बिना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, विदाउट प्रॉपर टिलेज या प्रिपरेटरी कल्टीवेशन के, तो इस तरह के सॉइल को हम लोग प्रॉब्लम सॉइल बोलते हैं। और इसको नो डाउट सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाई मीन्स ऑफ केमिकल स्प्रे के थ्रू, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, केमिकल स्प्रे से, केमिकल के थ्रू अगर हम लोग सॉइल को रिक्लेम करते हैं, मीन्स अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हैं, तो वो इम्पेयर करता है आपका इकोसिस्टम को, प्रॉब्लम कॉज करता है, इकोसिस्टम को हैम्पर करता है। लेकिन अगर वही हम लोग बाय नेचुरल मीन्स से उसको करते हैं तो जो डैमेज हो रहा है सॉइल को, वो इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है और प्रोडक्शन जो कोएफिशिएंट है उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। ओके, हम लोग मूव करते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रॉब्लम होते हैं सॉइल में। तो 4-5 तरीके के हैं जो एट्रीब्यूट्स है, जो कैरेक्टर, आइदर वो फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है सॉइल के साथ, या फिर केमिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू, या फिर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर इन तीनों को कंपेराइज करने के बाद जो आउटकम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ रहा है वो हो सकता है। तो आइए एक एक कर करके हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आता है, सॉइल विद फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम भी सॉइल का बहुत तरह के होते हैं। ओके, 6-7 जो भी होंगे मैं सारे इसमें डिस्कस करूंगा। जिसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉब्लम होता है वो सॉइल जो कि स्लो परमिएबल हो या फिर इम्परमिएबल हो। कहने का मतलब वाटर का इनफिल्ट्रेशन उसमें कम होता हो। ओके, ये सॉइल जो है वो मेनली क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। स्लो परमिएबल मतलब स्लो परमिएबल सॉइल क्यों होता है या फिर इम्परमिएबल क्यों होता है। तो इसके पीछे रीजन है कि वैसे सॉइल में जो क्ले का कंटेंट है, जो हमारा फाइनेस्ट पार्टिकल है सॉइल का, क्ले, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन ऐसे सॉइल में कितना होता है, लेस देन 6 सेंटीमीटर पर डे। पूरे दिन में आप इमेजिन करो 24 आवर में ओनली 6 सेंटीमीटर पानी इनफिल्ट्रेट करता है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर पानी जमीन के नीचे नहीं जाएगा तो सरफेस रन ऑफ होगा, पानी बाहर की ओर फ्लोट करेगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा और साथ साथ सॉइल इरोजन के साथ न्यूट्रिएंट का भी रिमूवल होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर स्लो परमिएबल सॉइल हुआ या फिर इम्परमिएबल सॉइल तो वो उसको प्रॉब्लम सॉइल में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, इस चीज से कैसे बचा जाए। तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स मैटर। आप ऑर्गेनिक्स का कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस चीज को स्प्रे करें, उस चीज को उसमें इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि आपका FYM हो गया, या फिर कंपोस्टेड क्वायर होता है। क्वायर हम लोग बोलते हैं जो कोकोनट के बाहर का जो अपर का जो लेयर है, फर्स्ट पिल उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद जो सॉफ्ट लेयर अंदर से निकलता है,
फाइब्रस वो क्वायर कहलाता है। या फिर प्रेस मड का आप लोग को एप्लीकेशन करना होता है 12.5 टन पर हेक्टेयर। ये ऑप्टिमम माना जाता है कि सॉइल का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सही नहीं है तो उस चीज को नॉर्मल करने के लिए। ओके, या हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्लो परमिएबल सॉइल है तो हम लोग रीज एंड फरो का फॉर्मेशन करेंगे। वैसे जगह जो रेनफीड क्रॉप जहाँ पे ग्रो किया जाता है, रेनफीड क्रॉप कहने का मतलब द क्रॉप विच इज डिपेंडेंट ऑन रेन। जब तक रेन नहीं होगा तब तक वो क्रॉप ग्रो नहीं होगा, मीन्स कंप्लीटली रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता है। ओके, तो उसमें हम लोग स्लोप के साइड में, जिस साइड में हमारा स्लोप है उस साइड में क्रॉप को ग्रो करते हैं, रीज एंड फरो का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक अप्रोप्रिएट टाइम मिलता है सॉइल को कि पानी को इजिली वो इनफिल्ट्रेट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और ताकि हमारा जो रूट जोन है सॉइल का उस जगह पे पानी जा सके। ओके, थर्ड क्या है कि हम लोग ब्रॉड बेड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो जो पानी हम लोग को रिटेन कर रहा है एक ब्रॉड बेड का फॉर्मेशन करते हैं। में क्या होता है कि जैसे कि रेनफॉल हुआ हमारा, आप इमेजिन कीजिए कि कंटिन्यू 8 दिन तक बारिश हुआ, सॉइल में इनफिल्ट्रेशन का कैपेसिटी कम है, क्या होगा, पानी सारा फ्लो करके बाहर चला जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेड का फॉर्मेशन करते हैं, 3 से 9 मीटर लंबा लंबा बेड, चौड़ा चौड़ा बेड बनाते हैं। जब बेड बनाने से क्या होगा, बेड का फॉर्मेशन होता है कि बेड बना, उसके बाद एक डिप्रेशन दिया जाता है, जैसे फरो में होता है रीज एंड फरो, एक सर्टेन प्लेस पे नजदीक नजदीक में मिट्टी को उठाया जाता है। लेकिन ब्रोड में लंबा डिस्टेंस होता है, उसके बाद फिर एक फरो दिया जाता है, फिर ब्रेड बनाते हैं, फिर फरो दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोड में जो हमारा बोर्ड बना है, बेड बना है, उसमें वाटर का सीपेज होगा, वाटर का हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा, जिसके वजह से उस जगह पे पानी एक्यूमुलेट होकर के रहता है। ये एक रिमेडियल प्रोसीजर हो सकता है। या फिर हम लोग क्या करें कि न्यूट्रिएंट जो ये वाटर फ्लो हो रहा है सॉइल इरोजन, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, या फिर ह्यूज क्वांटिटी में, इनफिल्ट्रेशन कम है, क्यों, क्योंकि क्ले सॉइल ज्यादा है। अब लोग अगर इस तरह का होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूज अमाउंट में सैंड का एप्लीकेशन करते हैं, बालू में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए सैंड को हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, या फिर कंटूर बिल्डिंग या फिर कंपार्टमेंटल बंडिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अभी एक बंड बना है, उसके बाद अगर स्लोप पे है तो उसके बाद बंड का फॉर्मेशन करते हैं, कि अगर वाटर स्लाइड करके या फिर नीचे नीचे आता है तो फिर एक बंड जो हमारा कंटूर फॉर्मेशन किया हुआ है, आप इमेजिन कीजिए कंटूर फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे स्टेयर होता है ना, सीढ़ी, उसी के समान होता है। पानी आया, उसके ऊपर थोड़ा देर के लिए स्टे किया, फिर नीचे गया, फिर स्टोर स्टे किया, फिर नीचे गया, इस तरह से। या फिर हम लोग सॉइल कंडीशनर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि वर्मिकुलाइट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल कंडीशनर के लिए, कि वर्मिकुलाइट का यूज करते हैं ताकि हमारा जो सरफेस रन ऑफ होता है या फिर सॉइल इरोजन जो हो रहा है उस चीज से रोका जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल सरफेस क्रस्टिंग। देखिए, इस तरह का जो है सॉइल, ये सब सॉइल सरफेस क्रस्टिंग, ये मेनली हम लोग को उस जगह पे फॉर्मेशन होता है जिस जगह पे आयरन का या फिर एल्युमिनियम का कोलॉइडल ऑक्साइड्स मौजूद होता हो। ये क्या करता है कि जैसे ही वाटर आता है सॉइल के ऊपर पे, तो सॉइल का जो पार्टिकल्स है, सैंड सिल्ट जो क्ले है, उसको टाइटली बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से एक हार्ड मास का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे ही वो पानी सूखेगा तो एक हार्ड मास का फॉर्मेशन होगा, और ये मेनली हमारा जो प्रीडोमिनेंट है वो अल्फी सॉइल में, नो डाउट और भी जगह पे ये होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट हमारा अल्फी सॉइल में होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या करता है कि अगर हार्ड कॉम्पैक्ट सॉइल हो गया तो कोई हम लोग सीड डालें तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, रोकता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड मास है तो उसको वो इजिली पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ सकता। इनफिल्ट्रेशन कम होगा, ऑब्वियसली बहुत हार्ड है तो वो पानी नीचे की ओर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। सरफेस रन ऑफ को एक्सलरेट करेगा, मिट्टी बहुत हार्ड है, पानी डालोगे फ्लोट करके दूसरे जगह चला जाएगा। एयरेशन का प्रॉब्लम होता है राइजोस्फेरिक जोन में। जो हमारा लेग्यूम क्रॉप है उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन में प्रॉब्लमेटिक काउज करता है। ओके, देखिए इसका रिमेडियल मेजर्स क्या क्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब
जो हमारा मॉइस्चर रेजीम जो है, सॉइल में मॉइस्चर का टाइमिंग अगर एब्जॉर्प्शन है, समवट मॉइस्चर है, उस समय पे हम लोग प्लॉइंग करेंगे। प्लॉइंग करने से क्या होगा, क्रस्ट ब्रेक होगा, सॉइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। या फिर क्या करते हैं, लाइम या जिप्सम का एप्लीकेशन करते हैं एट द रेट 2 टन पर हेक्टेयर। ओके, अब स्प्रेड कर दिए लाइम या जिप्सम का, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लॉइंग कर देते हैं, ताकि जो हम लोग लाइमिंग मटेरियल डाल रहे हैं और जो क्रस्ट है वो ब्रेक करके आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए, सॉइल का पोरोसिटी इंक्रीज कर जाए। या फिर क्या करते हैं हम लोग, फार्मयार्ड मैन्योर या फिर कंपोस्टेड क्वायर पिथ का एप्लीकेशन करते हैं 12.5 टन पर हेक्टेयर। ओके, अप्लाई कर दिए। या फिर और भी क्या रिमेडियल मेजर्स है कि अगर बहुत हार्ड पैन है तो हम लोग एक स्पाइक टूथ हैरो होता है, एक हैरो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, उससे हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं कि बाहर जो हार्ड पैन बन चुका है सॉइल के सरफेस के ऊपर में, उसको रिमूव करते हैं। या फिर इस जगह के लिए जो बोल्ड ग्रेन सीड्स हैं, उस चीज का हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग जितना सीड डालना चाहिए उससे कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर में डालते हैं, क्योंकि अगर कुछ सीड फेल हो जाए, जर्मिनेट ना कर पाए, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट में दूसरा सीड हम लोग को वहां पे उस जगह पे मौजूद हो। ओके, पीरियोडिकल एप्लीकेशन करते हैं वाटर का। हार्ड पैन है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। या फिर जो हार्ड पैन से रेजिस्टेंट क्रॉप है, जैसे कि काउपी हो गया, उस चीज को हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सब सॉइल हार्ड पैन। सब सॉइल में जो हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हार्ड पैन इन सॉइल एंड सब सॉइल लेयर में। देखिए, इस तरह का जो फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम है, वो मेनली हमारा रेड सॉइल में होता है। नो डाउट रेड सॉइल फर्टाइल होता है, लेकिन हार्ड पैन बनने की वजह से जो हमारा क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता इजीली, मतलब रिडक्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में, जितना उसका फ्रीक्वेंसी है वो कम जाता है। ओके, और ये होता क्यों है, क्यों ऐसा फॉर्मेशन होता है? तो रेड सॉइल में क्या होता है कि इल्यूविएशन होता है, जो हमारा क्ले पार्टिकल है, इल्यूविएशन कहते हैं कि कोई भी कंपोनेंट का या फिर पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाए हमारा सब सॉइल सरफेस में या फिर सॉइल ओरिजिन किसी भी जगह पे अगर डिपोजिशन होता है, तो जो सब सॉइल हॉरिजन्स है, हमारा सब सॉइल हॉरिजन्स है, उस जगह पे क्ले सॉइल का, क्ले पार्टिकल का इल्यूविएशन होता है, डिपोजिशन हुआ। साथ ही साथ एक सीमेंटिंग एक्शन होता है, जो फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, एल्युमिनियम है, या फिर कैल्शियम का कार्बोनेट है, सारे ऑक्साइड्स हैं, इनका सीमेंटिंग एक्शन होता है इस क्ले के साथ, जिसके वजह से हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है। ओके, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो ये सॉइल हार्ड पैन है, जो कि हार्ड पैन कब होगा, ऑब्वियसली जिसका बल्क डेंसिटी ज्यादा होगा। जब बल्क डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा किसी भी सॉइल का, तो इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा। बल्क डेंसिटी क्या है वो आप लोगों को पता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जा चुका होगा। अगर थोड़ा रिकॉल करना है तो आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। बल्क डेंसिटी जैसे इंक्रीज होता है, ये निगेटिवली कोरिलेटेड होता है सारी चीजों से। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, फिर मूवमेंट ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें वहां पे नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरह से इस चीज को खत्म किया जाए। अगर हार्ड पैन का फॉर्मेशन हुआ है तो मेनली नॉर्मली लोग यूज करते हैं कि चिजलिंग टेक्नोलॉजी। चिजलिंग टेक्नोलॉजी, चिजल कहने का मतलब आप लोग सबको पता होगा कि तोड़ना, ब्रेक करना, मीन्स काटना, फाड़ना, जो भी आप लोग बोलो। इसमें क्या किया जाता है कि चिजल प्लॉ का यूज किया जाता है। जिस जगह पे, जिस सॉइल पे हार्ड पैन का फॉर्मेशन हुआ है, उस जगह पे चिजल प्लॉ ट्रैक्टर ड्रॉन होता है, उससे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, टिलिंग करते हैं। या फिर क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर या फिर प्रेस मड का स्प्रे करते हैं, मतलब उसमें मिक्सन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन करते हैं। समटाइम्स क्या करते हैं कि कंट्री प्लॉ से ट्वाइस मैन्योर का एप्लीकेशन किए, उसके बाद मिक्सिंग करने के लिए कंट्री प्लॉ का यूज करते हैं। पिक्चर में दोनों दिखाया जा चुका है। ओके, ये इसलिए किया जाता है हार्ड पैन को ब्रेक करके मैन्योर को मिलाने के लिए। मैन्योर इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन होकर के रहे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सैलो सॉइल। सैलो सॉइल जैसा कि कहने से ही पता चल रहा है कि जो सॉइल का जो लेयर हो हमारा वो कम हो, ओरिजिन के बाद जैसे ही अंदर जाए वो डिफरेंट टाइप को कुछ पेरेंट मटेरियल या फिर समथिंग और मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो सैलो सॉइल फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरेंट रॉक। जो हमारा पेरेंट, जिस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है अगर वो रॉक पेरेंट मटेरियल जस्ट सॉइल के नीचे में हो, मीन्स 10 to 15 to 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे, तो सेलो सॉइल है, मीन्स कम अमाउंट में, थिकनेस कम है। थिकनेस जब कम होगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा, जो रूट का इलोंगेशन है या स्प्रेडिंग है उसको कम करेगा, क्योंकि नीचे में पेरेंट मटेरियल है जो कि हार्ड मटेरियल होता है। ओके, एग्जॉस्टिव सॉइल न्यूट्रिएंट होता है अवेलेबल, लेकिन सैलोनेस के कारण हम लोग वॉल्यूम को लेस यूज कर पाते हैं। मैनेजमेंट का क्या करते हैं कि जो वैसे क्रॉप को हम लोग ग्रो करें जिसका कि रूट सैलो हो, बहुत ज्यादा डीप रूटेड सॉइल नहीं हो, या फिर हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को रिन्यू करने के लिए कंटिन्यूअस मींस एक इंटरमिटेंट इंटरवल पे एप्लीकेशन करते रहें, क्योंकि रूट तो बहुत ज्यादा डीप जा नहीं पा रहा है, या फिर वैसे क्रॉप का यूज करें जो सैलो पे विथ स्टैंड इजिली ग्रो कर पाए, जैसे कि हमारा ये सॉरी, इसको आप लोग सही कर दीजिएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया, ए हो गया, एक्चुअली मूंग होगा, फिग हो गया, टैमरिंड हो गया, बेर हो गया, या फिर कैस्यू नट हो गया। ये सब सैलो सॉइल में इजिली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हाईली परमिएबल सॉइल। ठीक है, हाईली परमिएबल, एक था हमारा स्लो परमिएबल या फिर इम्परमिएबल। अगर बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाएगा तो क्या होगा, जितना भी वाटर उस पे आएगा वो सारा फ्लोट करके चला जाएगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा कब होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल अगर का कंटेंट किसी सॉइल में, सैंडी सॉइल का कंटेंट अगर 70% से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा हाईली इम्परमिएबल सॉइल होगा। ओके, ये नॉर्मली कोस्टल एरियाज या फिर रिवर डेल्टाज जो हैं, या फिर डेजर्टिक बेल्ट हैं, उस सब जगह पे। डेल्टा किसको बोलते हैं कि वैसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो नॉर्मली डेल्टा कहा जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा परमिएबल है तो हम लोग वाटर पानी डालेंगे वो बाहर चला जाएगा, मीन्स वाटर रिटेंशन कम होगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट हाई हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सारे सॉइल में हमारा जो फाइन पार्टिकल है, जो क्ले, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट है वो नहीं होता है। ओके, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वेरी पुअर होता है। ओके, और समटाइम्स क्या करता है, अगर इस तरह का है आपको, तो वो प्लांट को प्रॉपर एंकरिंग भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल है, वो इजिली पेड़ गिर जाएगा, मीन्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा इजीली। नॉर्मली जैसा होता है हम लोग का क्ले सॉइल या फिर जो कॉम्पैक्ट गुड टेक्सचर्ड सॉइल है उस जगह पे जो ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रोइंग नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट के लिए क्या है, यूनिफॉर्मली प्लॉइंग करते हैं हम लोग, या फिर क्या करते हैं कि अगर 24 आवर रेनफॉल हुआ है या फिर इरिगेशन देते हैं, तो इरिगेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, परमिएबल सॉइल ये हाईली परमिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस जगह पे एक 400 केजी का बड़ा सा पत्थर लेंगे। पत्थर लेने के बाद उसको रोलिंग करते हैं उस जगह के सॉइल पे। रोलिंग करने से क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगा, जिससे वजह से इनफिल्ट्रेशन हम लोग का वो इंक्रीज करेगा, सॉइल बहुत डिक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा पानी इजीली इनफिल्ट्रेट नहीं करेगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है उस तरह से इनफिल्ट्रेशन होगा। ओके, या फिर क्या करते हैं, केवल ओनली वहां पे 70% सैंड का फ्रैक्शन है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्ले का उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्ले पार्टिकल्स का मिक्सिंग करेंगे। वो लेवल अप टू वेरी करता है, मैक्सिमम लेवल अप टू 100 टन पर हेक्टेयर। जिस तरह जितना ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का अप्लाई करें, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, प्रेस मड हो गया, बहुत सारे चीज हैं। पॉलिथीन सीड का हम लोग यूज करते हैं, अगर सैंडी सॉइल है, बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन मतलब परमिएबल सॉइल है, तो नीचे में सॉइल के नीचे में एक प्लास्टिक सीट का हम लोग पॉलिथीन सीट यूज करते हैं, ताकि पॉलिथीन सीट से अगर वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो पॉलिथीन सीट के ऊपर में ही रहे, वो नीचे नहीं चला जाए, ग्राउंड जो वाटर है वाटर टेबल तक ना रीच कर पाए, क्रॉप को इजिली अवेलेबल हो पाए। क्रॉप रोटेशन करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप से, जैसे कि सनहेम्प हो गया, सिसबानिया ढैंचा हो गया, कॉलिंची हो गया, ईटीसी, बहुत सारे और भी लोग क्रॉप्स हैं जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि फाइब्रस रूट बहुत ज्यादा होता है। फाइब्रस रूट ज्यादा होगा तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन उसमें ज्यादा होगा, अगर वो उसका डिग्रेडेशन होता है तो सारा सॉइल में इनकॉर्पोरेट होगा, इसके वजह से इस चीज को यूज किया जाता है। या फिर फ्रिक्वेंट इरिगेशन देते हैं हम लोग लो क्वांटिटी में, हल्का हल्का, अगर बहुत ज्यादा देंगे तो इजिली नीचे चला जाएगा, इसलिए हल्का हल्का पानी कंटिन्यूअस देते रहते हैं। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा जो हेवी क्ले सॉइल। नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो क्ले सॉइल है उसी को हेवी सॉइल बोल दिया जाता है। अगर जिस जगह के सॉइल में लगभग 40% क्ले पार्टिकल्स हो उसको हेवी सॉइल बोला जाता है। ये सॉइल परमिएबल होता है बट स्लोली, धीरे धीरे पानी इनफिल्ट्रेट करता है। इसमें मेन कांस्टेंट क्या क्या है उस चीज को बारे में देखते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्ले कंटेंट ज्यादा है जिसके वजह से क्या होता है, इनका कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाता है जब ये ड्राई होता है, और बहुत ज्यादा प्लास्टिक या स्टिकी होगा। ड्राई होगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, क्ले कंटेंट ज्यादा है इसकी वजह से। अगर मॉइस्ट होगा तो वो चिपचिपा हो जाएगा, प्लास्टिक बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें। ओके, इसमें जो हम लोग प्लॉइंग करते हैं या फिर कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, क्योंकि अगर जब तक वो नॉर्मल कंटेंट हमारा नहीं आता, बहुत अगर ड्राई हो गया तो हार्ड हो जाएगा, अगर वेट हो गया तो स्टिकी हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल जो मॉइस्चर कंटेंट है अगर उस टाइम पीरियड में हम लोग प्लॉइंग करते हैं तो ही क्रॉप को उसमें ग्रो करके यूजफुल में अपना काम, जो हमारा प्रोडक्शन जो कोफिशिएंट है उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमारा वर्टिसोल्स में मिलता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, ये सब डिफिशियंट्स होते हैं। समटाइम्स आपका जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हो गया जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ हो गए वो भी डिफिशियंट्स होते हैं। और नॉर्मली इन सेमी एरिड एरियाज में क्या होता है, जो हमारा फ्री कार्बोनेट और जिप्सम एक्यूमुलेशन ज्यादातर देखा जाता है इस तरह के सॉइल में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिसोल को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक सेल्फ मल्चिंग वर्टिसोल, एक होता है हमारा क्रस्टी वर्टिसोल। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा सेल्फ मल्चिंग वर्टिसोल में है वो क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो सरफेस सॉइल का स्ट्रक्चर है वो आइदर ग्रेनुलर होता है या फिर क्रम्बी स्ट्रक्चर ड्राई सीजन में। और जैसे ही हम लोग प्लॉइंग करते हैं तो प्लॉइंग होने के बाद क्या हो, जो उसका जो क्लोड्स है, जो कंकड़ जिसको बोल सकते हो आप, वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस रिपीटेड वीटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है रेनफॉल इरिगेशन देने की वजह से। लेकिन जबकि क्रस्टी वर्टिसोल में क्या होता है, वो हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है जब ड्राई सीजन रहता है तब। अगर उस पीरियड में हम लोग प्लॉइंग कर रहे हैं तो प्लॉइंग करने के बाद जो वो हार्ड क्लोड्स है वो इजीली ब्रेकआउट नहीं होता और वो कंटिन्यूस परसिस्टेंट फॉर्म में रहता है अप टू 2 to 3 ईयर्स तक के। इसी तरह से जो हमारा सीडबेड है उस जगह पे पड़ा रहता है। ओके, इस तरह के सॉइल में मैकेनिकल टिलेज को एडवाइज किया जाता है कि आप मैकेनिकल कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करके उसमें टिलेज का प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। ओके, और इस तरह का सॉइल क्या होता है, वो ससेप्टेबल होता है हमारा वाटर इरोजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लपी पैडी सॉइल। देखिए फ्लपी सॉइल में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या होता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज है, अगर हम लोग कंटिन्यू क्रॉप को रोटेशन नहीं करते, मीन्स राइस लगाएं, रबी में खरीफ में भी राइस लगाएं, जायद में भी राइस ही लगाएं, तो क्या होता है राइस के लिए तो वाटर बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं फील्ड में पानी गया उसके बाद हम लोग प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करने के बाद वाटर जो है हमारा वो एब्जॉर्ब किया, सॉइल जो पार्टिकल्स है वाटर का एब्जॉर्प्शन किया। उसके बाद फिर से जब हमारा ये ड्राई होता भी नहीं है उसके बाद से फिर दूसरा राइस लगाना है, क्योंकि तीनों सीजन में हम लोग राइस ही ले रहे हैं। फिर से प्लॉइंग किए, फिर वाटर डालें, जिसकी वजह से सॉइल फ्लफी हो जाता है, मीन्स सॉफ्ट हो जाता है, स्पंज के टाइप का। ओके, ये इसका मेन रीजन होता है। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है सिंकिंग मीन धंसने लगता है इधर ड्रॉट एनिमल्स या फिर लेबरर का, और पडलिंग के दौरान प्रॉब्लमेटिक काउज करता है। और भी क्या होता है कि इस तरह के सॉइल का जो बल्क डेंसिटी है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वेरी रैपिड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है, विच इन टर्न क्या करता है, अफेक्ट करता है जो हमारा रूट्स है, क्रॉप्स का जो रूट है उसको एंकरेज में। फ्लपी सॉइल है, एंकरिंग इजिली नहीं होगा, क्रॉप ड्रॉप करेगा नीचे की ओर, बेड पे झुक जाएगा या फिर गिर जाएगा। समटाइम्स क्या होता है फ्लपी सॉइल है बहुत ज्यादा, तो जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्लो है उसको चलाने में भी प्रॉब्लम होगा। जो बुलॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो भैंस का या फिर जो बैल होता है उसको यूज कर रहे हैं तो उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है पडलिंग के दौरान या फिर कल्टीवेशन के दौरान। ये सारे इसका इम्पैक्ट है फ्लपीनेस सॉइल। मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं
इरिगेशन को हम लोग को रोक देना चाहिए 10 डेज तक। अगर फ्लफी सॉइल राइस का हार्वेस्टिंग हुआ 10 दिन के लिए, राइस को आप लोग रोक दीजिए। या फिर क्या करते हैं कि आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ राइस हम लोग क्या करते हैं, एक हेवी इक्विपमेंट जैसे कि कोई एक ड्रम हो गया या फिर बड़ा सा 400 केजी का स्टोन, उसके ऊपर में हम लोग 8-10 बार इधर उधर करके चलाते हैं, तो कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखा होगा वो दूसरे जगह पर रिमूव हो जाता है। स्टोन जैसे जैसे रोल करते जाएगा सरफेस के ऊपर में, वाटर बाहर निकलता जाएगा और वो हार्ड होता चला जाएगा। ओके या फिर प्रीपरेटरी कल्टीवेशन यूज करते हैं। प्रीपरेटरी कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन के पहले का कल्टीवेशन। जो नॉर्मल हम लोग टिलेज करते हैं उसमें 3 काम किया जाता है। प्राइमरी टिलेज करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं और थर्ड हम लोग करते हैं लेआउट का फॉर्मेशन, कि कैसे क्रॉप को सोइंग किया जाता है। ये 3 प्रोसेस से हम लोग का टिलेज किया जाता है। तो टिलेज के पहले मींस कल्टीवेशन के पहले एक कल्टीवेशन होता है, उसको हम लोग प्रीपरेटरी कल्टीवेशन बोलते हैं। ये हमारा फिजिकल प्रॉब्लम के साथ उतने सारे प्रॉब्लम आ गए सॉइल का, कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो केमिकल में क्या आता है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल होता है। साल्ट अफेक्टेड सॉइल मेनली पहले बता चुके हैं कि एरिड सेमी एरिड रीजन में आता है। जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने बताया था क्यों होता है, क्योंकि इसमें इवेपोर ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन से। ओके, इसलिए साल्ट अफेक्टेड हो जाता है। और इसमें आयंस के रूप में कौन कौन से मौजूद होते हैं। देखिए साल्ट कहने का मतलब ये नहीं होता कि नमक ही केवल आ गया, कोई भी आयंस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे सोडियम पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड्स, कार्बन, कुछ भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, अगर ये सब का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया तो अदर सॉइल सैलाइन होगा या फिर अल्कलाइन, सैलाइन सैलिनिटी या अल्कलिनिटी सॉइल उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अब साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एक एसिडिक सॉइल। बहुत और भी आते हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन मेनली 3 है। यहाँ पे 2 प्राइमरी बेसिस दिया गया है, सलाइन और सोडिक सॉइल। आइए हम लोग एक एक कर करके देखते हैं कि केमिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं सॉइल में। सॉइल, सलाइन सॉइल आता है सबसे फर्स्ट हमारा। देखिए इस तरह का सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस तरह के जो सॉइल का फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि सैलिनाइजेशन बोलते हैं, और ये नॉर्मली एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। इसमें होता क्या है, ये एक तो हमारा रेनफॉल कम हो रहा है, ठीक है। सलाइन सॉइल उस जगह पे फॉर्म करता है जिस जगह पे रेनफॉल कम हो। रेनफॉल हमारा कम हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि जो सॉइल में ऑलरेडी वाटर मौजूद है उसका इवेपोरेशन ज्यादा होता है। एक तो रेनफॉल भी कम हो रहा है, इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस जगह पे साल्ट का या आयन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। अब इसका कांस्टेंट क्या होगा, अगर आयंस का नंबर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, जो फ्लो है, मूवमेंट है आइदर मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, उसका सॉइल सॉल्यूशन में वो हैम्पर करेगा, जिसकी वजह से प्लांट इजीली अपटेक नहीं कर पाएगा और प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड करेगा। समटाइम्स ये ऑल्सो क्या करता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को चेक करता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक होगा तो वो किसी चीज को जो हमारा बड़े मॉलिक्यूल्स में है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी अल्टीमेटली वो भी प्लांट्स को हैम्पर करेगा। ओके, समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक आयंस हैं जिनका टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर तो हमको मिल नहीं रहा है, रेनफॉल भी कम हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो नीचे की ओर लीच नहीं कर पा रहे आयन, जैसे कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, उसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। ये सलाइन सॉइल आते हैं। अल्कलाइन, अल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए अल्कली सॉइल या फिर सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हमारा सॉइल कोलॉइड्स है अगर वो रिटेन करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है हमारा कटायंस को, उस तरह में ये नॉर्मली जो कटायन का रिटेंशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे। इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे जैसे वेरी करेगा, एब्जॉर्प्शन रेट या फिर एड्जॉर्प्शन रेट वेरी करता है कटायन का। ओके, आप इमेजिन कीजिए कि बहुत ज्यादा कटायन एब्जॉर्ब हो चुका है, तो ये कटायन समटाइम्स क्या होता है कि रिप्लेस्ड हो जाता है, जो ऑलरेडी सॉइल कोलॉइड्स में या फिर सॉइल सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसी का वजह से हमारा यहाँ पे अल्कली सॉइल का फॉर्मेशन होगा। देखिए नॉर्मली मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है हमारा,
वो प्रिंसिपल कैटायन है जो कि सॉइल कोलॉइड्स पे बाउंड किए हुए हैं। अब देखिए, जब इसका बहुत ज्यादा एक्सेस एक्यूमुलेशन एडजॉर्प्शन होगा तो क्या होता है कि जो सॉइल के सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है कैटायन, जैसे कि सोडियम है, वो इसको रिप्लेस करता है, क्योंकि ये डोमिनेंट एक्शन को शो करता है, इसको रिप्लेस करेगा। जब सोडियम हमारा अटैच हो गया है सॉइल कोलॉइड के साथ, तब वो रिजल्ट करता है अल्कली या फिर सोडिक सॉइल का। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करता है हमारा जो सॉइल सॉल्यूशन में सोडियम है, तो वो फॉर्मेशन करता है अल्कली या फिर सोडिक सॉइल का। देखिए, सलाइन अल्कली या फिर सोडिक अल्कली क्या होता है। देखिए, इस तरह का जो सॉइल है वो कंबाइंड प्रोसेस के थ्रू बनता है। जो हमारा सलाइन या अल्कली या फिर सोडिक सॉइल जिसको बोलते हैं, सलाइन अल्कली या सोडिक सॉइल, सैलिनाइजेशन से सलाइन होता है, अल्कलाइनाइजेशन से सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से। अब देखिए, इसमें होगा क्या, जो सॉइल कोलॉइड पर एक्सेस सॉल्युबल साल्ट है वो लीच्ड करता है। ओके, जब सॉइल में डाउनवर्ड लीच्ड कर जाएगा, तब इस सॉइल का जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो चेंज होता है, वो सिमिलर होता है सोडिक सॉइल के जैसा। ओके, तब जाकर के सलाइन अल्कली या फिर सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। डिटेल जब इसका रिक्लेमेशन आएगा उस वाले पोर्शन में बताऊंगा, क्योंकि सेम चीज को हमको रिपीट करना है 1-2 लेक्चर के बाद में। अब आता है एसिड सॉइल। तो एसिड सॉइल तो आप लोग सारे को पता है कि जब हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगा H+ आयन का सॉइल में, तो उस जगह पे एसिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, एसिड सॉइल का कैरेक्टराइजेशन और क्या है कि पीएच लो हो जाएगा, बेस सैचुरेशन लो होगा, जिसकी वजह से एसिड का फॉर्मेशन होता है एसिड सॉइल का। इसका रेंज वेरी करता है, अगर 3 से 4 पीएच है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल है, 4 से 5 है तो स्ट्रॉन्ग, 5 से 6 मॉडरेट। ओके, इस तरह से एसिड सॉइल का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकरेंस एसिड सॉइल का क्या है। तो एसिड सॉइल जो है अप्रोक्सीमेटली जितना लैंड एरियाज है, ओके, उसका 60% तक के लैंड एरियाज को ये ऑक्यूपाई करके रखे। ओके, तो सॉरी, हम बोल रहे थे कि 60% टोटल लैंड का जो एरिया को ऑक्यूपाई करता है। और क्या है, इसका जो एरिया वो कंटिन्यूअस जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है उस जगह पे इंक्रीज कर रहा है। जो हमारा थर्मल बेल्ट है अर्थ का, अर्थ पे जिस जगह पे गर्म वाला जगह है उस जगह पे कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। वर्ल्ड वाइड जो है एसिड सॉइल 800 मिलियन हेक्टेयर, जबकि इंडिया में 100 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें प्रोडक्शन कांस्टेंट क्या क्या आते हैं, सॉल्युबिलिटी की इंक्रीज करता है, टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है हमारा एल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन का, कैल्शियम मैग्नीशियम का डेफिशिएंस होता है, रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम का अवेलेबिलिटी कम जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी एसिड सॉइल में कम जाता है। कुछ एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन लोग का एक्टिविटी नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल अदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड कर जाता है। अब आता है हमारा एसिड सल्फेट। देखिए, एसिड सल्फेट जो हमारा सॉइल है इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जो वेटलैंड सॉइल है, जो कोस्टल एरियाज है उस जगह का जो वेटलैंड सॉइल है उसका ड्रेनिंग होता है। ड्रेनिंग होने के बाद वो एसिड का फॉर्मेशन, वो सॉइल एसिडिक फॉर्म करते हैं नॉर्मली ड्यू टू पायरेटिक जो मिनरल्स हैं हमारा उस जगह पे उस सॉइल में, उसको ऑक्सीडेशन की वजह से। ओके, इसका जो सॉइल का पीएच है वो लेस देन 4 होता है। नॉर्मली देखिए क्या होगा कि जो अनड्रेन्ड सॉइल है, अनड्रेन्ड मींस इसका ड्रेनिंग बाहर की ओर नहीं हुआ, ड्रेनिंग नहीं हुआ है, उसमें पायराइट्स का अवेलेबिलिटी है। ओके, नॉर्मली वो एसिड होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द presence of this pyrite they are called potential acid sulfate soils. Okay, अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल कैसे होता है। देखिए, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए कोई सॉल्ट वाटर है, ठीक है, लैंड है आपका, जो नियर बाय वेटलैंड जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसके बगल में जो लैंड है, अब उस लैंड का उस वाटर का ड्रेनिंग होता है इस लैंड पे, ठीक है, लैंड है कोस्टल एरिया के नितर में, साइड में वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसका ड्रेनिंग होगा। जब ड्रेनिंग होगा इस लैंड की ओर, तो वाटर कंटेनिंग जो सल्फेट्स हैं इनका इन द प्रेजेंस ऑफ एयरेटेड सॉइल में जैसे इसका मूवमेंट होगा तो बैक्टीरियल रिडक्शन होगा। ओके, लैंड है, सॉल्टी वाटर है, इसका ड्रेनेज होगा, ड्रेनिंग होगा हमारा लैंड के ऊपर में, तो उसमें जो सल्फर कंपाउंड मौजूद है हमारा वाटर में, वो क्या होते हैं,
पुअरली एयरेटेड कंडीशन में बैक्टीरिया के द्वारा रिड्यूस किए जाते हैं और वो सल्फर हमारा कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट्स में। ओके, इस तरह का सॉइल नॉर्मली बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता जब फर्स्ट ड्रेनिंग होता है तब, लेकिन जब ये ड्रेनिंग होगा, ओके, सेकेंड ड्रेनिंग होगा, तब जब एयरेटेड कंडीशन में जो हमारा सल्फाइड है H2 है, इसका ऑक्सीडेशन होता है SO2 H2O SO2 में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में इसका कन्वर्शन होता है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन या फिर कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड में इसका कन्वर्शन होता है। इस तरह से हमारा एसिड सल्फेट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जो हमारा एसिड सल्फेट सॉइल है नॉर्मली सल्फ्यूरिक ओरिजिन को कंटेन करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ज्यादा होता है, जिसका कि पीएच, वैसा सॉइल जिस जगह पे हमारा सॉइल और वाटर का रेशियो 1:1 हो, उस जगह पे जो सॉइल का पीएच होता है वो 3.5 होता है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है कि टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, एल्युमिनियम का या फिर आयरन का या फिर और कोई भी सॉल्युबल साल्ट्स है हमारा, जैसे मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो गया, ये सारे चीजों का टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है। और नॉर्मली जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो लोलैंड का जो एरिया है राइस में, उस सॉइल में ज्यादा उसका कंसंट्रेशन देखा जाता है, और ये काउज करता है हमारा एक्यूओसी डिजीज, जो कि प्रिवेंट करता है राइस प्लांट को के रूट्स को प्रिवेंट करता है, उसको इलोंगेशन नहीं होने देता, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। कैलकेरियस सॉइल के बारे में हम लोग देखते हैं। इस तरह के सॉइल का फॉर्मेशन जो कैलकेरियस रॉक है उसके थ्रू होता है। अगर उस कैलकेरियस रॉक में बिदरिंग होता है तो इस तरह के सॉइल का हमारा फॉर्मेशन होता है। ओके, समटाइम्स ये क्या होता है, कैलकेरियस कब होता है कि जब बहुत ज्यादा हम लोग लॉन्ग टर्म इरिगेशन देते हैं, कुछ अमाउंट में, छोटा छोटा अमाउंट में इरिगेशन दे रहे हैं, अगर उस इरिगेशन वाटर में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका एक्यूमुलेशन होते जाता है हमारा सरफेस सॉइल के ऊपर, जिसके वजह से कैलकेरियस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कैलकेरियस सॉइल जो नॉर्मली 3 से लेकर के 25% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है बाय वेट, इसका जो पीएच वैल्यू है वो वेरी करता है हमारा 7.6 to 8.3। मैनमेड पॉपुलेटेड होता है, मैनमेड पॉपुलेटेड सॉइल होता है वो तो आप सब लोग जानते होंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है, अंडरग्राउंड के वाटर जो चैनल है उसमें रप्चरिंग होगा, जिसकी वजह से समटाइम पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन से या फिर कुछ ऐसा मटेरियल से हम लोग लैंड फिलिंग करते हैं जिसकी वजह से होता है। ओके, जो मोस्ट कॉमन केमिकल्स है वो पेट्रोलियम्स में हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, लीड्स हैं या हैवी मेटल, इसकी वजह से मैनमेड पॉल्यूटेड होता है सॉइल, जो हमारा पॉल्यूटेड होता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंटेंट है, माइक्रोबियल पॉल्यूशन, उसमें क्या रिलेशन है। जिस जगह पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है उस जगह पे क्या होगा, जो सॉइल का हमारा सॉइल बायोटा है, जो फ्लोरा एंड फाउना है, वो कम होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, सॉइल एग्रीगेट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायोम हमारा बायोटा उस जगह पे है ही नहीं। अगर सॉइल जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है उस जगह पे कम होगा तो सॉइल बायोटा का फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, एरेशन कम जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, ये सारे इम्पैक्ट करते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, सॉइल का इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, जिससे प्लांट का पेस्ट का इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ डिजीजेज इंक्रीज कर जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे सॉइल का बायोटा नहीं होगा वो डिग्रेड किसको करेगा, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स या फिर प्लांट्स का एक्सुडेट, जो रूट एक्सुडेट्स हैं, वो किसी भी हार्मफुल केमिकल्स को जो सॉइल में ऑलरेडी मौजूद हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। समटाइम्स क्या करता है, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर अलगी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स जो भी हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर इनका पॉपुलेशन कम होगा तो फिर प्रॉब्लम, हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सॉइल का वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इस तरह से हैम्पर करता है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, सेम उसी तरह से है। अर्थवॉर्म क्या है, वो एक इंडिकेटर है, जिस जगह पे अर्थवॉर्म का पॉपुलेशन कम है उस जगह के सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, क्योंकि अर्थवॉर्म ही उसको डिग्रेड करता है। इंजेक्शन के बाद उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो वर्मी कंपोस्टिंग का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में स्टिमुलेट करता है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल रेस्पिरेशन। देखिए सॉइल रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल है, जैसे सब लोग एयर का मूवमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसी तरह से सॉइल में भी होता है। और ये मेनली सॉइल में होता है हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण। अब जिस जगह में सॉइल का रेस्पिरेशन कम है, कहने का मतलब उस जगह पे हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो रहा है। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगा तो रूट का रेस्पिरेशन कम होगा, जिसकी वजह से रूट जो हमारा प्लांट्स हैं उनका डेथ होगा। नॉर्मली इस तरह के जो इन्वायरमेंट होता है, जो अनएरेबल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, इसमें डीनाइट्रिफिकेशन और सल्फर वोलेटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, एसिड का डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल एंजाइम। सेम ये भी उसी तरह से है। इसमें क्या होगा कि अब्सेंस और सप्रेशन ऑफ सॉइल एंजाइम जो है वो प्रिवेंट करेगा, या फिर प्रोसेस को, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट कर रहा है उनके प्रोसेस को वो कम कर देता है। ओके, अगर पुअर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है तो पेस्टिसाइड का डिग्रेडिंग नहीं होगा। कोई हम लोग केमिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई हार्मफुल केमिकल, अगर उस जगह पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा और वो एज इट इज सॉइल में मौजूद रहेगा, पड़ा रहेगा, और सॉइल का टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, तो दीज आर द कैटेगराइजेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉइल। ये सारे कैटेगराइजेशन किए गए हैं। इसी के बेसिस पर जितने भी कैटेगराइजेशन हुआ, इसके बेसिस पर न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो वेरी करता है। वो किसी फर्दर क्लास में डिस्कस किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ये कैटेगराइजेशन आप लोग होपफुली समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।